अच्छा, इससे पहले जो हमने बात की है, वो हमने बात की कि हम एक कंपनी कोड कैसे क्रिएट करेंगे एसएपी के अंदर, और उसके बाद हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बात की कि जी चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम मज़ीद चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में ही बात करते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या चीज़ है, और उसके अंदर जो हमने कुछ फील्ड्स जो देखी थी उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में हमने बात की कि वो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या चीज़ है, कि आपकी कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो वो जितनी भी एक्टिविटीज जब डिवाइड हो जाती हैं तो वो जो डिविजन्स हैं वो सारी की सारे आपके जीएल्स बन जाते हैं, और उन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल जीएल्स इज कॉल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट। अच्छा, अगर हम एसपीआरओ में चले जाएं और एसएपी रेफरेंस आईएमजी में, और बिल्कुल इसी तरह एसएपी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि अभी हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से जो हमारी बेसिक, इंतहाई बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि क्रिएशन ऑफ कंपनी कोड, वो हमने कर ली। बाकी हम थोड़ा सा इसके बाद एक दो स्टेप्स के बाद फिर हम कंट्रोलिंग एरिया की तरफ फिर जाएंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया भी जब हम क्रिएट करते हैं तो उस वक्त भी वो कुछ चीज़ें मांगता है, जैसे कि चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, और फिजिकल ईयर हो गया। तो वो पहले हम ये बना के इसको असाइन करके तो फिर हम उसके बारे में देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा, और जीएल अकाउंट प्रिपरेशन, और एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट। इसमें हमने ये वाला बनाया था 1302 चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर पेप्सी कंपनी। इसको अगर आप इधर ही डबल क्लिक कर दें तब भी डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज इसको सेलेक्ट करके ये ऊपर डिटेल का जो बटन आ रहा है इसको भी दबाएंगे तब भी वही एक्शन होगा जो डबल क्लिक से होता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये हमें समझ आ गया कि ये इसका कोड है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये लैंग्वेज है उसकी, और ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ जर्नल लेजर्स है जो इसके अंदर फर्दर लेजर्स बनेंगे। और अब हम बात करेंगे एक तो ये कि ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स की, और ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक अलहदा चीज है, और ग्रुप्स इन चार्ट ऑफ अकाउंट ये दोनों एक अलहदा चीज है। तो अगर मैं अ, दे देखें, फर्ज कर लें कि एक हमारा ये अगर चार्ट ऑफ अकाउंट हो, चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए हम ये यूज करेंगे सीओए चार्ट ऑफ अकाउंट 1302। हमने क्या देखा था कि चार्ट ऑफ अकाउंट भी क्या है, एक वेरिएंट है। मींस कि ये जरूरी नहीं है कि चार्ट ऑफ अकाउंट जो आप क्रिएट करें वो एक कंपनी के लिए हो। अगर आपकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर मल्टीपल सब्सिडरीज कंपनीज काम कर रही हैं, और आप चाहते हैं कि वो सारी की सारी जो है वो एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट को यूज करें, तो आप एक ही यूज कर बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हर कंपनी के लिए जो है जीएल फर्ज करेंगे जी, सैलरी का है या वेजेस का है या इलेक्ट्रिसिटी का है या कोई भी। तो ऐसा नहीं है कि आपने हर कंपनी के लिए अलहदा बनाना है, बस आपने एक ही बनाना है। वही आपको जो ही असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी कंपनी कोड्स को असाइन हो जाएगा। वो तो, और वो ऐसा चार्ट ऑफ अकाउंट जो सारी कंपनी कोड को असाइन हो जाता है और उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस आपकी बुक होती हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट। एसएपी के अंदर कुछ दो तीन टाइप्स हैं चार्ट ऑफ अकाउंट की। ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट वो होगा जिसके अंदर आप सारी की सारी एक्चुअल रियल ट्रांजैक्शंस बुक करते हैं। इसके अलावा आपका एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट। कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ये भी आपके
जीएल्स के जो चार्ट ऑफ अकाउंट के सेगमेंट्स हैं उनके साथ अटैच होता है, और उसके थ्रू आप अगर फर्ज कर लेते हैं कि हम आपने जैसे कह दिया कि आप पेप्सी कंपनी आपने बनाई, अब हेड ऑफिस फर्ज कर लेते हैं कि इसका पाकिस्तान में है, और आपने ये एक मल्टी नेशनल कंपनी है और आपने इसका जो बिजनेस है मुख्तलिफ जो है वो हमसाया मुल्कों में या यूरोप में या अमेरिका में और वहाँ पे फैला हुआ है। फर्ज कर लेते हैं कि ये इसका बिजनेस जो है वो यूएई में भी है, सऊदी अरब में भी है, इन दो मुल्कों के अंदर है। अब आप चाहते हैं कि मुझे ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट तो एक ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि हर मुल्क की आपके पास अलग अलग रिपोर्ट्स भी आए, तो उसके लिए आप कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट को भी बनाएंगे और कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन कर देंगे अपने ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ। और फिर जब आप कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट चलाएंगे तो फिर हर कंट्री के अंदर अगर आपकी एक कंपनी की जितनी भी ब्रांचें हैं या जितने भी उसके सब्सिडरी कंपनीज हैं तो उनकी भी कंबाइन होकर रिपोर्ट आ जाएगी। एक हो गया ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, जो अभी हमने देखा कि जब हम ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे थे उसके मास्टर डाटा के अंदर जो है वो हमने देखा कि एक ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट की फील्ड जो है ना वो भी पड़ी हुई थी। तो हमने ये देखना है कि, लेकिन हमने ये देखा कि ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट की कोई फील्ड नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमारा जो अभी हमने बनाया 1302 ये वाला, इसके अंदर ये जो फील्ड है ये देखें ये ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट की है, लेकिन ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट की कोई फील्ड नहीं। इसका मतलब है कि ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट को नहीं असाइन होता, बल्कि ये कहाँ पे असाइन होता है, इट्स बल्कि इसके अंदर जो जीएल्स होते हैं, वैसे तो ये कंपनी कोड को साइन हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो जीएल्स होंगे वो फिर जीएल टू जीएल मैपिंग आपस में चली जाती है। इट इज असाइन टू कंपनी कोड, ये डायरेक्ट बनता है और डायरेक्ट कंपनी कोड को असाइन हो जाता है, जस्ट लाइक ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह। लेकिन ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ये क्या करता है, इट इज असाइन टू ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट। आप ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं, आप वैसे भी चार्ट ऑफ अकाउंट कह सकते हैं, कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन होता है, लेकिन होगा ये चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन, ये किसी कंपनी कोड को असाइन नहीं होगा। इसका मतलब है कि जैसे हमारा एक ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, एक हमारी किसी और मुल्क में या कोई और हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी एक चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर रही हैं, उसका जो फर्ज कर लें कोड है वो अब 1200 है। एक और जो है वो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट कह लें, और ये हमारा आ गया जनाब ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। और ये कर लेते हैं, फर्ज करें हमने ये बना लिया 1800 के नाम से। अब आपकी ये जो कंपनी है या ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये फर्ज कर लें इसका आपने नाम रख दिया, या आ, जैसे कि फर्ज कर लें कि जी आपकी एक बड़ी कंपनी है सीमेंस, या फर्ज करें या हायर आपकी कंपनी है और वो मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बना रही हैं। कुछ फैक्ट्रियां हैं या जो कुछ आपकी सब्सिडरी कंपनियां वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो होम अप्लायंसेस पे काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में ये बड़ी मशीनें बना रहे हैं, कुछ जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट बना रहे हैं। फर्ज कर लेते हैं कि आपकी ये तीन बड़ी कंपनियां हैं और एक ही यानी कि कंट्रोल के अंदर है जिसका नाम है हायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो जारी बात है साहब के फंक्शंस मुख्तलिफ हैं, किसी का फंक्शन किसी के साथ नहीं मैच कर रहा, और ये जो फर्ज करें ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ये 1302 ये आपने ऐसे किया हुआ है इसको जो है होम अप्लायंसेस को, और इसी तरह आपने ये जो किया हुआ है ये आपने असाइन किया हुआ है उसको मेडिकल इक्विपमेंट को।
और सेम इसी तरह आपने ये जो है, ये जो आपने किया हुआ है ये तीन बिल्कुल सेपरेट कंपनियां, यानी कि सेपरेट बिजनेस है इनके, इनका एक दूसरे के साथ कोई यानी कि रिलेशनशिप नहीं है, सवाए इसके कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक है। अब ये अलहदा से बिजनेस है, ये अलहदा से बिजनेस है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग का ये अलहदा से बिजनेस कर रही है। अब मैं एज्यूम करता हूं कि इसके ये जो 1500 है या मैन्युफैक्चरिंग हायर का जो कंपनी है, ये जब सैलरी देती है तो एक में सारे जीएल में से हम एक जीएल ले लेते हैं सैलरी का। ये जब सैलरी देती है तो उस वक्त ये अपने पास इन्होंने जो सैलरी के लिए कोड बनाया हुआ है, फर्ज कर लेते हैं कि वो है S1000 जीएल, जिसको हम कहते हैं सैलरी का जीएल। और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट की जो कंपनी है, ये इसके अंदर जो चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है, उसके अंदर जो सैलरी का जीएल है वो आप कह लेंगे, चलें फर्ज कर लेते हैं कि जी ये 2000 है, यानी कि उसका कोड है। और ये जो 1302 है, ये जब सैलरी अपने पास बुक करती है तो हम कहते हैं कि जी ये जो है, फर्ज कर लें कि जी ई, यानी कि ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस, या कुछ भी आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है। E33200 ये इसका कोड है। अब देखें इनके अंदर आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये बिल्कुल एक सेपरेट से, यानी कि ये एक सेपरेट से चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये जो है इतना सेपरेट है कि इनके आपस के जो जीएल्स हैं वो भी बिल्कुल आपस में नहीं मिल रहे। आपने क्या किया कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया 1800, इसको भी आप उसी तरह ही नॉर्मल यानी कि जीएल की तरह ही बनाएंगे, और इसके बाद आप ये वाला जो जीएल है फर्ज कर लें, ये आप इन सब के अंदर जो है ना ये असाइन कर देंगे। इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर भी 1302 के अंदर भी असाइन करेंगे, और 1200 के अंदर भी, और 1500 इनके अंदर भी जो है ये हम कर देते हैं। बिल्कुल इसको असाइन कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी को सिस्टम में भी देख लें, मैंने ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया 1302, अभी मैं एक जो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट है मैं उसको बना लेता हूँ। चलिए ये जब ओके होता है फिर हम इसको देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब होगा कि ये 1800 जो है ये इन सब के मास्टर डाटा में सेव हो जाएगा, और इनके इस ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जब हम एक जीएल बनाएंगे, फर्ज करते हैं कि हम यहाँ पे एक सैलरी का जीएल बनाते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं कि जी 10,000, ये उसका एक कोड है फर्ज कर लें। अब ये जो 10,000 है, ये 10,000 इस ये जो सैलरी का जीएल है E3200, इसके मास्टर डाटा में भी सेव होगा। ये सैलरी का जो जीएल है 2000 इसके अंदर भी सेव होगा, और ये जो सैलरी का जीएल है S1000 इसके मास्टर डाटा में भी सेव हो जाएगा। आप चाहें तो एक जीएल बना लें एक्सपेंस के नाम से ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, और इन सारे जीएल्स के मास्टर डाटा के अंदर आप एक ही जीएल बेशक असाइन कर दें, तो क्या होगा, वो सारे के सारे एक्सपेंस जो है ना वो सारे के सारे डाइवर्ट होके इसके अंदर भी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन आप इधर सेव करेंगे तो एक नई ट्रांजैक्शन या एक नई लाइन जो है वो एसएपी के डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगी इस जीएल के साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उसके रेफरेंस मास्टर डाटा के रेफरेंस में होगा। रिपोर्ट्स जब चलाई जाएंगी तो वो इस 3200 जो है जीएल 1302 का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है इसके मास्टर डाटा में से रेफरेंस को उठाएगा ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट का जीएल, और उसकी जो रिपोर्ट है वो फिर ऐड करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा।
तो इस ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ये कहते हैं कि अगर आप इसका अगर वो देखें स्क्रीन में, तो आप ये देखेंगे कि ये मेन्यू क्या लिखा हुआ है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के लिए कि आप मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट इन्वायरमेंट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस में इकट्ठा करने के लिए आप इस फील्ड को आपस में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एसएपी ये कहता है कि जब आपने एक दफा इसके जीएल के चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आपने ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो असल में ये वाला जो जीएल चार्ट ऑफ अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, ये एक चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट हो जाएगा। और ये वाला जो है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, एक किस्म का पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट हो जाएगा। यानी कि इसका मकसद है कि और सिस्टम आपको कंपलसरी कर देगा, लाजमी कर देगा कि जी आप जब भी ये वाला जो चार्ट ऑफ अकाउंट है 1302 1200 या 1500, इसके अंदर आप जब भी कोई जीएल क्रिएट करेंगे तो वो आपको लाजमी कहेगा कि भाई मेरा जो पेरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट है यानी कि ये 1800, इसका कोई ना कोई जीएल मुझे असाइन करें। क्यों? क्योंकि उसके मास्टर डाटा में जब इसको डिक्लेयर कर दिया 1302 को कि जी ये चाइल्ड है, इसका मतलब है कि इसके जितने भी जीएल्स इसके अंदर बनेंगे वो सारे के सारे जो है ना वो पेरेंट जो चार्ट ऑफ अकाउंट होगा उसके साथ किसी ना किसी तरीके से लाजमी कनेक्ट होंगे। और ये 1 to 1 रिलेशनशिप भी है, ठीक है, यानी कि 1 to 1 भी है। और इसके अलावा ये 1 to क्या कह लें, एन नंबर ऑफ, ये जिसको आप कहते हैं कि 1 to many नंबर रिलेशनशिप है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इधर एक जीएल बनाएं और पेरेंट चाइल्ड में भी एक जीएल बनाएं। ये 1 to 1 नहीं, जरूरी नहीं, कर लेंगे अच्छी बात है। रिपोर्टिंग आपकी जिस तरह की आप रिपोर्टिंग चाहते हैं उस तरह से आप जीएल क्रिएट करेंगे। आप फर्ज करें कि आप एक चाहते हैं कि मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर का एक जीएल बनाऊं, एक यूटिलिटी एक्सपेंस का एक जीएल बनाऊं, तो आप ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर 2 4 5 6 एक्सपेंस मेन के अंदर उतने जीएल बना लें। और इधर फर्ज कर लें आपने एस्टेब्लिशमेंट के जो 6 या 7 जीएल क्रिएट किए हैं उन सबको एक जीएल असाइन कर दें। इसी तरह आपने यहाँ पे चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर फर्ज करें 8 या 10 जो है ना वो यूटिलिटी के जीएल क्रिएट किए हैं, जिसमें से फर्ज कर लें ये इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और टेलीफोन चार्जेस हैं, वाटर चार्जेस हैं। ये सारे सारे के चार्जेस जो हैं आपने इनके जीएल बना लिया। आप चाहते हैं कि आप यूटिलिटी का एक जीएल बनाए इधर ग्रुप में, तो आप एक बना के उन सबको असाइन कर देंगे तो सिस्टम आपको ये नहीं कहेगा कि दिस असाइनमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद अदर जीएल। इसके ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ये मसला आता है कि कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट ये कहता है कि वो जो आप असाइनमेंट करेंगे ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ वो 1 to 1 होनी चाहिए। उसके ऊपर जो है ना वो सिस्टम आपको एरर दे देगा कि अगर आप डुप्लीकेट असाइन करेंगे तो वो कहेगा कि जी दिस असाइनमेंट जो है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है विद ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट के जीएल के जे फलां के साथ, तो इसलिए उसमें मसला आता है। लेकिन ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट जो है इसके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, चलिए हम ऐसे करते हैं इधर से। SIMG भी आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, और SPRO भी। लेकिन हाना 2021 से पहले जो है ना वो आप SIMG जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे कि आपको वो डायरेक्ट इस स्क्रीन पे लिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर और मास्टर डेट, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशन दोबारा बना लेते हैं, मेरे ख्याल से बना हुआ था 1302 पोजीशन, ये बना। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम एक और सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बना लेते हैं ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट जो कि हमने एक्सेल के अंदर बनाया, और वो हमारा क्या था, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट 1800। तो हम एक वापस जाते हैं, न्यू एंट्री 1800 और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर पेप्सी। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है और लेंथ हमारी मैक्सिमम 10।
इसको हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं असाइन करना। क्यों? क्योंकि ये एक किस्म का पेरेंट जो है ना, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, तो इसको अगर हम कुछ असाइन करेंगे तो ये खुद ब खुद चाइल्ड बन जाएगा। हाँ, अगर आप मल्टीपल हायरार्कीज बनाना चाहते हैं रिपोर्टिंग की, तो फिर आप करवा सकते हैं कि जी एक चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो खुद से पेरेंट भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन इतनी कम्प्लेक्स रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ही रेयर केसेस में हो सकती है, नॉर्मल केसेस में हो सकती है कि चलें इतनी ठीक है। अब आप देखें कि अगर हम ये 1800 हमने बना लिया, तो अब हम अगर 1302 के अंदर जाएं, जो चार्ट ऑफ अकाउंट अभी हमने बनाया है, और यहाँ पे हम 1800 लिख दें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं चाहें तो, ये सर्च कर लें, और सर्च करने के बाद आप यहाँ से पोजीशन भी ले सकते हैं, और ये रिस्ट्रिक्ट वैल्यू भी कर सकते हैं 1800। तो ये आपके सामने ये आ जाएगा ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर पेप्सी, और इस तरह से भी असाइनमेंट हो सकती है। तो अब जब कि हमने कह दिया कि जी ये 1302 जो है ये चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट होगा इस ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट का, तो इसका मतलब है कि अब हम जितने भी जीएल्स बनाएंगे 1302 के अंदर, वो लाजमी तौर पे 1800 के किसी ना किसी जीएल के साथ कनेक्ट होंगे। अभी हम देखते हैं कि ये आगे किस तरह जो है ना ये हमें मजबूर कर देगा, या वो फील्ड कंपल्सरी हो जाएगी, और उसके अंदर वैल्यू डाले बगैर वो हमारा डाटा जो है ना वो सेव भी नहीं करने देगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि ये, अच्छा ये जो है ये ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये ग्रुप्स इन चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है, ये ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट है। अब हम देखते हैं कि ग्रुप्स इन चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। अगर फर्ज कर लें कि ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है 1302, तो ये क्या हुआ, ये अभी जो हमने काम किया है वो क्या किया, वो हमने एक आउटर शेल बना दिया कि जी ये एक हमारा एक आउटर शेल है जिसका नाम है 1302, और उस वो एक चार्ट ऑफ अकाउंट की फैमिली में से है या जो भी है, उसके अंदर जो है ना वो हमने सारा काम करना है। तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि हमने पहले उसके अंदर जो है ना उसको कुछ ना कुछ मेन जो है ना वो डिवीजन कर देनी है। मसलन मैं अपने हिसाब से इसके फर्ज करें 4 ग्रुप बना लेता हूँ, या चलें जी 4 नहीं बनाते, हम 6 बना लेते हैं, 5 बना लेते हैं। ये मैंने इसके 5 जो है ना वो ग्रुप बना लिए, ठीक है। एक ग्रुप है उसका मैं नाम रख देता हूँ एक्सपेंस, एक ग्रुप का नाम मैं रख देता हूँ रेवेन्यू, रेवेन्यू रख लें या इनकम रख लें, जो भी आपका दिल करे, वो कोई जरूरी नहीं है। एक का नाम रख देते हैं चलें जी फिक्स एसेट्स, और एक का नाम रख देते हैं जी करंट एसेट या नॉन फिक्स एसेट, जो भी आप कह लें, करंट एसेट्स। एक का नाम आप रख देते हैं लाइबिलिटीज। ये जरूरी नहीं है कि ये 5 ही हों या 4 हों, या ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कितने ज्यादा ग्रुप बनाते हैं। करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड लाइबिलिटीज, पेबल्स, रिसीवेबल्स, कैपिटल का ग्रुप अलहदा बना लें, इक्विटी का अलहदा बना लें, एक्सपेंस के अंदर भी जितने चाहें आप ग्रुप बना लें, वो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर आप आपको पता ही होगा दोनों को, क्योंकि आप अकाउंट्स वगैरह तो जानते हैं और काम भी कर रहे हैं, कि असल में जो मेन है वो 4 ही होते हैं, एक एक्सपेंस और रेवेन्यू, और एक एसेट्स और लाइबिलिटीज। मैंने 5 बना दिए ताकि चलें चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएं कि आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब जब मैंने ये 4 ग्रुप बना लिए, तो अब इन 4 ग्रुप्स के अंदर मैं, ये जो 4 ग्रुप्स हैं या 5 ग्रुप हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स इन चार्ट ऑफ अकाउंट। पहले जो हमने बात की है वो है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट की। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, इसका एक और मकसद है, ये काम करता है कि ये मल्टीपल चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ मिल के उनका डाटा जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करके अपने पास ले आता है, और फिर उनकी रिपोर्टिंग को कंबाइन करके आपको देता है। लेकिन ग्रुप्स इन चार्ट ऑफ अकाउंट जो है,
ये एक मुख्तलिफ चीज है। ये कहता है कि आपका जो मेन एक चार्ट ऑफ अकाउंट है, आप उसके अंदर फर्दर जो है ना वो डिवीजन करें। ये वाली जो एक्टिविटी है जो अभी हमने काम की है, ये आपके लिए कंपलसरी है। हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट पेरेंट हो या चार्ट ऑफ अकाउंट चाइल्ड हो या इंडिपेंडेंट चार्ट ऑफ अकाउंट हो, मीन जिसका कोई पेरेंट ना हो, इन सब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ये वाली आपकी एक्टिविटी परफॉर्म करना जरूरी है। इसको परफॉर्म किए बगैर आप फर्दर इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। अब फर्ज कर लें ये जो हमने एक ग्रुप बना लिया एक्सपेंस के नाम से या लाइबिलिटी के नाम से या कुछ, आखिर इनके फायदे क्या हो गए? कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना। एसएपी ने ऐसे तो नहीं इतनी ज्यादा जो है वो आपको जहमत दी कि जी अब आप इनके ग्रुप्स भी बनाएं। तो इस इनके ग्रुप्स बनाने के जो है ना वो कुछ फायदे हैं जिनकी वजह से इनको बनाए बगैर जो है ना वो हम आगे जा नहीं सकते। एक इसका फायदा ये है कि ये कंट्रोल द नंबर रेंज फॉर जीएल्स, यानी कि जितने भी आप जीएल्स बनाएंगे ये उनकी नंबर रेंज को कंट्रोल करेगा। एक फायदा ये होगा। एक इसका ये फायदा है, दूसरा और आखिरी फायदा है कंट्रोल फील्ड स्टेटस ऑफ फील्ड्स इन कंपनी कोड पार्ट ऑफ जीएल। अच्छा, अब ये वाली बात थोड़ी सी आपको समझने में अभी मुश्किल आ जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर में जब हम ये सारी बात कर लेंगे तो फिर आपको बिल्कुल जो है ना ये क्लियर हो जाएगी कि आप कहेंगे ओ ये तो बिल्कुल जो है ना ये सादी बात है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं यहाँ तक मर्ज। अच्छा, दूसरा इसका फायदा क्या हुआ कि ये कंट्रोल करता है उन फील्ड्स को। ये एक एक्सपेंस का जो ग्रुप है, ये उन फील्ड्स को कंट्रोल करेगा जो इस ग्रुप के अंदर जीएल्स हैं। और वो फील्ड्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं? वो कोई कंपनी कोड का हिस्सा है, कंपनी कोड पार्ट है जीएल का, उसके अंदर ये पड़ी हुई है। अच्छा चलिए, जब हम ये एक्सपेंस का ग्रुप बना लेते हैं तो हम उसको कुछ ना कुछ असाइन भी करेंगे, जारी बात है। एक नंबर रेंज असाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे एक्सपेंस के जो जीएल्स हैं, अच्छा ये हमने ग्रुप क्रिएट कर लिए। अब हम 13 एक और ग्रुप बनाते हैं, फिक्स एसेट, नॉन फिक्स एसेट और N 1000 से लेकर N 5999 तक। ये मसला आपको अक्सर एसएपी के अंदर फील होगा। वैसे एक्चुअल लाइव इन्वायरमेंट के अंदर तो बड़ा कम होता है कि आपका कभी सर्वर के साथ लिंक डिस्कनेक्ट हो जाए। कुछ भी हो सकता है, आपके एंड पे भी हो सकता है, आपका इंटरनेट स्लो हो जाए या वो ब्रेक हो जाए, या फिर दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि जी जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जहाँ पे सर्वर पड़ा हुआ है वहाँ पे कोई इंटरनेट का कोई जो है वो इशू हो जाए। और 1302, और अब हम बनाते हैं लाइबिलिटीज का, और हम कह देते हैं कि जनाब ये जो है L 1000 से लेकर L 5999 तक, ये हमने ग्रुप बना लिए।
इसका जो हमें एक फायदा जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि ये नंबर रेंजेस को कंट्रोल कर रहा है, और आपने देखा कि ये कैसे कंट्रोल करेगा, अभी हम इसको देखते हैं। दूसरा हमने बात की कि फील्ड के स्टेटस को भी कंट्रोल करता है, वो हम एक सेकंड लेवल पे रहे हैं। ये फील्ड का स्टेटस, इसको हम देख लेंगे कि ये किस तरह से जो है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं कि एक जीएल की, फर्ज कर देते हैं कि ये हमने जैसे एक पहले एक आउटर शेल बनाया, फिर हमने उसके अंदर जो है ये ग्रुप्स बनाए, 5 ग्रुप बनाए, फिर हमने हर ग्रुप के अंदर जो है वो फर्दर फिर जो है वो छोटे छोटे रूम्स बना लिए, और हर रूम का हमने नाम रख लिया, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट। और इन रूम्स को हमने क्या कह दिया कि ये हमारे जीएल हैं या जर्नल लेजर्स है। अब हम एक जीएल के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि वो किस तरह का होगा। फर्ज करते हैं कि ये एक जीएल है, और इसका नाम हमने रख दिया जी सैलरी, और इसका हमारे पास जो कोड होगा वो फर्ज करते हैं E1000, क्योंकि हमारा ई से शुरू हो रहा है, 1000 से शुरू हो रहा है, फर्ज करते हैं हम इसको ही पहले बनाते हैं। तो एसएपी कहता है कि आपका जो भी जीएल है उसका उसके दो हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा ये बना लेते हैं हम, और एक हिस्सा इसका ये वाला बन गया, और इन दोनों हिस्सों के वो कहता है कि अलग अलग से आप नाम रखते हैं। अच्छा, इस हिस्से का जो नाम है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट, और इस हिस्से का जो नाम है वो है कंपनी कोड सेगमेंट। ठीक हो गया? कितने हिस्से हो जाएंगे? दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से का नाम हो जाएगा चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट, और एक हिस्से का नाम हो जाएगा कंपनी कोड सेगमेंट। इन दोनों के आखिर क्या वजह है कि एसएपी ने दो हिस्से इस चार्ट, एक जर्नल लेजर के, इसको हम कह देते हैं जनाब ये हमारा हो गया जर्नल लेजर। एक जर्नल लेजर जो आप बनाते हैं, क्या वजह है कि एसएपी ने उसके लिए इतने जो है ना वो फर्दर आपके लिए जो कम से कम दो ग्रुप्स जो है ना वो बना दिए। इसके कुछ मकासद हैं, जैसे कि हमने कहा कि आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो क्या है, एक वेरिएंट प्रिंसिपल के तौर पे बना हुआ है। और वेरिएंट क्या चीज होती है? हमने कहा कि वेरिएंट एक ऐसी चीज है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को असाइन हो सकती है। मींस कि आपने एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया 1302 के नाम से, और वो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, मींस के 100, 200, 300, 400, 600 जितनी मर्जी कंपनी कोड्स को चाहें वो असाइन कर दे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने ये पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन कर दिया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो जीएल्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं वो भी किसी ना किसी कंपनी कोड को इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ये आपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर एक जीएल बना दिया सैलरी का, और आपने 10 कंपनी कोड्स को असाइन किया, तो ऐसा नहीं होगा कि हर कंपनी इसको नए सिरे से अपने लिए क्रिएट करे। नहीं, अब ऐसा नहीं होता। क्रिएट एक दफा हो जाता है, हाँ, अपनी जरूरत के मुताबिक वो उसमें से कुछ चीजें जो है वो सेट करती है, वो हम देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सबको दिखाई दें, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सबको दिखाई ना दें। तो ऐसी चीजें जो सबको दिखाई देती हैं उसको हम कहते हैं कि वो चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट की चीजें हैं। मिसाल के तौर पे उसका नाम, जैसे हम कहते हैं कि इस जीएल का नाम जो है वो क्या होगा, इस जीएल का जो नाम है वो होगा सैलरी। ये जो जीएल है E1000, इसको बेशक जितनी मर्जी कंपनी यूज करें, वो जब भी सिस्टम में E1000 का कोड डालेंगी उनके सामने क्या नाम आ जाएगा? सैलरी। एक उसका ग्रुप, ग्रुप कौन सा? एक्सपेंस, जो हमने ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो ग्रुप है वो हम हर एक का अलग अलग बनाते हैं। जो मर्जी कंपनी चार्ट ऑफ अकाउंट 1302 को यूज करते हुए जब एक्सपेंस का जीएल यूज करेगी E1000,
सैलरी, उसको उसका नाम भी नजर आएगा सैलरी, और साथ ही उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये एक एक्सपेंस के ग्रुप में से है। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो है अकाउंट। इसको आप कह सकते हैं कि ये अकाउंट ग्रुप है, अकाउंट ग्रुप टाइप, जीएल टाइप। देखते हैं कि वो यही है या जीएल कुछ और उसका नाम। हाँ, जीएल अकाउंट टाइप और अकाउंट ग्रुप, ठीक है। जीएल अकाउंट टाइप, इसके अंदर एसएपी आपको अब वक्त के साथ साथ कुछ ज्यादा ऑप्शन देता है। यानी कि एसएपी आपसे कहता है कि अच्छा भाई ये जो जीएल है इसका मुझे जरा ना मेजर अकाउंटिंग व्यू बताएं कि ये किस काम के लिए आप बना रहे हैं। क्या ये बैलेंस शीट के लिए बना रहे हैं? बैलेंस शीट के अंदर आपको ज्यादा बेहतर पता है कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या हो सकता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज दो ही चीजें होती है। या आप वो क्या कह लें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बना रहे हैं। पहले पहले जो था ईसीसी के अंदर, एसएपी के जो पुराने वर्जन है, जो जिसको हम एसएपी ईसीसी कहते हैं या एसएपी R3 कहते हैं, जो ईसीसी से भी पहले का वर्जन था, उसके अंदर सिर्फ दो ही रेडियो बटन होते थे, एक बैलेंस शीट का, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आप जस्ट इन दोनों में से ही कोई रेडियो बटन सेलेक्ट करते थे कि मेरा जो जीएल है या वो बैलेंस शीट में से बनेगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनेगा। लेकिन एस फॉर हाना के अंदर जाके इन्होंने क्या किया कि जो आपके कंट्रोलिंग के मॉड्यूल थे, मींस के अगर आप इसको देखें, एक नया सेशन खोलते हैं, तो अगर आप देखें कंट्रोलिंग के मॉड्यूल में अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग और कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग जो थी ये ईसीसी के अंदर, इसका ये जो मास्टर डाटा था ये अलहदा से क्रिएट होता था, ठीक है। ये जो है ये इसके लिए अलहदा से स्क्रीन होती थी। दो तरह के कॉस्ट एलिमेंट होते थे, जिसको हम कहते हैं कि एक को हम कहते हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, प्राइमरी कॉस्ट, और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉस्ट। ये हम अलहदा से कभी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि प्राइमरी कॉस्ट का क्या मतलब है, सेकेंडरी कॉस्ट का जब हम सीओ के अंदर कभी बात करेंगे उस वक्त इनकी ईसीसी के अंदर और एसएपी R3 जो वर्जन था, इनकी अलहदा अलहदा स्क्रीन होती थी। अब क्या हुआ कि अगर आप इस स्क्रीन को देखें जिसके अंदर हम जीएल्स क्रिएट करते हैं, तो आप अकाउंट, ये जो जीएल अकाउंट टाइप है, इसका अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू देख लें, तो ये देखें इन्होंने यहाँ पे दे दिया है प्राइमरी कॉस्ट और सेकेंडरी कॉस्ट और बैलेंस शीट। पहले ये प्राइमरी कॉस्ट और सेकेंडरी कॉस्ट नहीं होते थे, सिर्फ बैलेंस शीट होती थी, और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम की जगह पे एक होता था, उसका हम कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ दो रेडियो बटन जो है ना यहाँ पे एक बने होते थे, आपने उन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना होता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने कह दिया कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम, आपका जो जीएल है वो किस फैमिली में से तल्लक रखता है, क्या वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, प्राइमरी कॉस्ट है, या सेकेंडरी कॉस्ट है, या बैलेंस शीट है। और एक और नया जो है ना ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया हाना 2020, और उससे ऑनवर्ड जो वर्जन है 21 हो जाए, हाना 2021 हो, हाना 2022 हो, उसके अंदर ये आपको कैश अकाउंट मिलेगा, जो हमने एक दफा शायद डिस्कस किया था कि इन्होंने एक इम्प्रूवमेंट की कि पहले अगर आपके फर्ज करें कि आपकी जो कंपनी है उसके जो 10 शहरों में उनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कम से कम हर बैंक के लिए 3 जीएल तो बनाने हैं ना। एक वो जीएल होगा जो उसके इनकमिंग को डील करेगा, एक वो जीएल होगा जो उसके आउटगोइंग को डील करेगा, एक जीएल वो होगा जो विद इन द बैंक ट्रांजैक्शंस को डील करेगा। विद इन द बैंक कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, जिसके अंदर बैंक खुद से कुछ ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है। जैसे कि बैंक कहता है कि जी ये मेरे चार्जेस हैं, ये आप मुझे दें, मतलब वो आपने तो नहीं इनिशिएट किया, आप तो क्या इनिशिएट कर सकते हैं कि जी आउट गोइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं, इनकमिंग आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी इनिशिएट कर सकती है। लेकिन बैंक जो है वो भी तो कुछ ना कुछ आपके लिए कर सकता है, वो कोई चार्जेस आपको लगा सकता है। किसी ने मतलब आपने एक चेक भेजा, उसके ऊपर उसने कह दिया कि जी इसका जो है ये इंटरसिटी चेक है या इंट्रा सिटी चेक है, तो या इंट्रा बैंक है,
तो आप इंटर बैंक तो मैं आप इसके ऊपर जो है ना वो 0.02% या कुछ भी चार्जेस मैं आपसे काटता हूँ। इसी तरह वो कोई कमीशन था, फर्ज कर लें आपका कोई अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस का, या इंटरेस्ट उसके ऊपर लग गया, तो वो उसने आपको कोई क्रेडिट करना है या डेबिट करना है। तो कम अज कम जो है वो हर एक सिंगल अकाउंट के लिए 3 GL तो बनना ही चाहिए। एक इनकमिंग, एक आउटगोइंग और एक बैंक चार्जेस या बैंक एक्टिविटीज के नाम से। और अगर आपके 10 बैंक हैं, 10 बैंकों में आपने अकाउंट खोले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 10 × 3 30 GL बनेंगे। और अगर आपके इससे भी ज्यादा GLs हों, ब्रांचें हों, तो फिर तो और ज्यादा मसला हो जाएगा। फिर उसकी मेंटेनेंस, फिर उनके लिए GLs को असाइनमेंट्स, ये एक मतलब है कि ये पहले पहले हेक्टिक एक्सरसाइज थी। हाना ने देखा कि वक्त के साथ साथ SAP ने देखा कि जब यूं ही ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है, उनका जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है, तो उन्होंने इसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस ऐसा काम नहीं करें। अब अब हम आपको एक सेपरेट से जो है ना वो एक टाइप देते हैं कैश अकाउंट के नाम से। तो जब आप कैश अकाउंट बनाते हैं, फर्ज करें मैं कोई एक आध यहाँ से एक तो GL है, उसको ही ले लेते हैं, उसको चेंज मोड में कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से जो ही कैश अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पे एक और नया जो है ना वो एरिया बन गया, GL अकाउंट सब टाइप के नाम से। उसके अंदर जो है वो आपकी वही वाली जो पहले 3 टाइप्स होती थी, उन्होंने कर लिया कि जी वो बैंक रिकॉन्सिलेशन हो गया, एक बैंक सब अकाउंट हो गया, और पैटी कैश से मुराद है कि वो जो बैंक की जो चार्जेस और बैंक की कमीशन होती हैं जो उनके लिए हो गया। तो वो यहाँ से बस आप सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ जस्ट लाइक 3 आप GLs बनाएंगे, तो वो आपका काम जो है ना वो सारा का सारा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने जब ये जो चीज है, अच्छा ये जो पेज नजर आ रहा है इस वक्त आपको, ये राइट साइड पे ये वाला जो GL का पेज है, इसको हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट ऑफ द GL। ये जो हम एक्सेल में ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हर GL के 2 हिस्से होंगे। एक जनरल लेजर का चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट होगा, और एक जनरल लेजर का कंपनी कोड सेगमेंट होगा। और चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट जो है ये विजिबल टू ऑल दोज कंपनीज टू होम दिस चार्ट ऑफ अकाउंट इज असाइंड। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इस हिस्से को देखने से महरूम रह जाए, और कोई भी कंपनी इस हिस्से को चेंज नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑथराइज टू दैट कंपनी दैट यू आर अलाउड टू चेंज इन द चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट ऑफ द GL। तो हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर एक तो उसका नाम होगा, एक उसका ग्रुप होगा। ये देखें, जैसे अगर हम ये देखें तो यहाँ पे ये देखें वो ग्रुप भी कह रहा है कि अच्छा भाई कौन सा ग्रुप है। ये वो सारे ग्रुप हैं जो कि इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर बने हुए हैं। तो आपने एक या तो ग्रुप सेलेक्ट करना है, एक आपने ये सेलेक्ट करना है कि ये वो बैलेंस शीट है, प्राइमरी सेकेंडरी है या नॉन ऑपरेटिंग है। और उसके बाद फिर आपने उसका ये यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे नाम आ रहा है, और यहाँ पे एक फील्ड आ जाती है यहाँ पे। तो वो चूंकि ये पेरेंट और चाइल्ड का इसके अंदर कंसेप्ट नहीं है इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, हमारे के अंदर है, तो इसमें हम वो कहेगा ग्रुप GL की फील्ड और एक ट्रेडिंग पार्टनर। ये जो है ये वाली जो फील्ड है ग्रुप GL की, ये डिपेंड करता है कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट जो है क्या वो पेरेंट चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट है कि नहीं। अगर है तो ये फील्ड नजर आएगी, अगर नहीं है तो फिर ये फील्ड नजर नहीं आएगी। अभी हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे तो अभी नहीं नजर आ रही ये, इसका मतलब है कि ये वाला जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, इस चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम, अच्छा वो हमने दूसरा वाला व्यू खोला हुआ है। तो इस चार्ट ऑफ अकाउंट का ये ना किसी का पेरेंट है ना किसी का चाइल्ड है, इसलिए यहाँ पे ये फील्ड नजर नहीं आएगी। लेकिन जो ही यहाँ पे आप इस चार्ट ऑफ अकाउंट को चाइल्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे एक और नई फील्ड बन जाएगी, और वो लिखा होगा ग्रुप GL के नाम से कि प्लीज एंटर द ग्रुप GL। इसका मतलब है कि ये वाला जो चार्ट ऑफ अकाउंट का सेगमेंट है ये विजिबल टू ऑल है, और ये वो चीजें हैं जो उसकी आइडेंटिटी हैं, और ये सब के लिए है। लेकिन हर कंपनी की कुछ अपनी जाती रिक्वायरमेंट्स भी हैं। फर्ज कर लें कि कंपनी चाहे एक कंपनी, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है 1302, ये 6 कंपनियों को असाइन हुआ हुआ है, और वो सारी की सारी ये जो GL सैलरी का E1000 इसको यूज कर रही है। अब एक कंपनी कहती है कि मैंने इसके ऊपर जो टैक्स है वो मैंने 5% काटना है एम्प्लॉय से। ठीक हो गया। एक और कंपनी है वो कहती है भाई मैंने तो भाई इसके ऊपर जो है 10% काटना है। एक कंपनी कहती है भाई नो टैक्स। तो ये कैसे सेटिंग होगी, इसलिए SAP ने कुछ एक पोर्शन और बना दिया GL का।
उस जीएल के पोर्शन का नाम रख दिया कंपनी कोड सेगमेंट ऑफ द जीएल। तो इसका मतलब हुआ कि जीएल, ईच जीएल has two parts. One is chart of account segment. आप इसको ये भी कह सकते हैं कि विजिबल फॉर ऑल कंपनी कोड्स। और दूसरा कौन सा पोर्शन होगा? कंपनी कोड सेट पार्ट, कंपनी कोड सेगमेंट। जो असल इसका नाम है वो है कंपनी कोड सेगमेंट और चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट। और इसके अंदर जो है हर कंपनी अपने लिहाज से सेटिंग करेगी। अब इसका मतलब ये भी हो गया कि जब आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जीएल बनाते हैं तो उसके बैकएंड पे दो डेटाबेस के टेबल चल रहे होते हैं। एक टेबल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट और जीएल सेव होते हैं, और एक वो होता है जिसके अंदर एक जीएल सेव होता है मल्टीपल कंपनीज के साथ। यानी कि फर्ज करें कि ये जो मेरा जीएल है E1000, ये एक कंपनी कोड हमारी जो है ये इसके साथ भी सेव हो रहा होगा। जैसे कि हमारी कंपनी है 1302, एक कोई और कंपनी है फर्ज करें 1500, उसके साथ भी ये सेव हो रहा होगा। और इसी तरह कोई और जितनी भी कंपनीज है उसके साथ वो सेव हो रहा होगा। तो एक जीएल की मल्टीपल लाइंस जो है ना वो बनेगी, लेकिन कंपनी कोड डिफरेंट कंपनी कोड के साथ, और हर कंपनी अलहदा से इसके अंदर जो है ना वो सेटिंग करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर वो कंपनी कोड की सेटिंग नहीं करेगी, कर सकती है। अच्छा, क्या क्या वो डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं? बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं इंपॉर्टेंट। हम सारी फील्ड्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक टैक्स है, फिर एक करेंसी हो गई। आपकी फर्ज करें कि कंपनी है, वो कहती है कि भाई मैंने तो इसके अंदर जो है ना वो पाक रुपीस के अंदर एंट्री करनी है, लेकिन आपकी ही एक और सब्सिडरी कंपनी है जो इसी जीएल को यूज कर रही है, वो कहती है भाई नहीं, हमने तो यूएस डॉलर के अंदर इसके अंदर एंट्री करनी है। कोई और कंपनी वो कहती है भाई मैंने इसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है जीबीपी उसके अंदर एंट्री करनी है। तो हर कंपनी इसके अंदर अपने लिहाज से अलहदा से कंपनी कोड की करेंसी की सेटिंग करेगी। और इस तरह मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स हैं, वो हम वन बाई वन देखेंगे जब हम इधर आएंगे। अब हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। जो अभी हमने एक बात की कि ये जो ग्रुप्स हैं इनके फवायद क्या हैं। हमने ये फायदा पढ़ा कि एक तो हमने ये फायदा पढ़ लिया कि ये नंबर रेंज को कंट्रोल करता है, ये जो ग्रुप है हमारे। लेकिन साथ ही हमने ये भी पढ़ा किया कि ये जो ग्रुप है कंट्रोल द फील्ड स्टेटस ऑफ द फील्ड इन कंपनी कोड पार्ट ऑफ द जीएल। अब हम इसको थोड़ा सा, हम इस जगह पे पहुंचे थे कि जो हमने ये बात की कि ये जो जीएल है, हर जीएल के दो हिस्से हैं। अब हम चलते हैं कि हम एक बात जो हमने पहले क्या ऊपर की हुई थी कि जो आपका जो जीएल है ग्रुप जीएल, ग्रुप्स इन चार्ट ऑफ अकाउंट है ये वाला, कि एक हमने एक्सपेंस बना लिया, एक फिक्स एसेट, एक करंट एसेट और एक सर लायबिलिटीज। ये जो नीचे आपने दूसरी साइड बताई है ना, वो हमने नहीं सुनी। जो हमने फर्स्ट साइड सुनी है वही सुनी है। ये बस सीओए सेगमेंट तक हम सुन रहे। बस कंपनी को सेगमेंट वाली बात ही सुनी आपने? नहीं नहीं, ओहो, अच्छा, वो फिर बढ़िया क्योंकि हो वो गया। खत्म हो गई थी कॉल। आइंदा से आपने मुझे फौरन कॉल करनी है या मैसेज कर देना करना है। आप वो मेरे ख्याल से, मुझे तो असल में वो मैंने मिनिमाइज किया होता है ना, मुझे तो नहीं नजर आ रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ, सही है। चले इस नेक्स्ट वजह से टाइम फिर बता दिया यही करेंगे। हुआ ना, फौरन मैसेज कर दिया करें। ठीक है। जी ठीक। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट है, ये तो हमें पता चल गया जी, इसका ये फायदा है, इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये एक वेरिएंट है और ये मल्टीपल कंपनी कोड्स को असाइन होता है। लेकिन कंपनी कोड सेगमेंट का क्या फायदा है? तो इसका ये फायदा है कि फर्ज कर लें कि ये 3 कंपनी कोड को असाइन हुआ हुआ है। ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है 1302 जो है, ये हमने कहा कि जी एक कंपनी है वो 1302 है, एक 1500 है, फर्ज कर लें एक और है कंपनी कोड 1600। तो इन सब को जीएल जो है ना वो असाइन हुआ, वो चार्ट ऑफ अकाउंट जब असाइन हो जाएगा तो जाहिर बात है वो जीएल भी यही एक ही जीएल को यूज करेंगे ये सारे के सारे। अब ये वाली जो कंपनी है 1302, वो कहती है भाई मैंने तो इसके ऊपर 5% टैक्स काटना है। दूसरी कंपनी जो है वो 1500, वो कहती है भाई मैंने तो इसके ऊपर 10% काटना है। ये जो तीसरी कंपनी है 1600, वो कहती है भाई मैंने तो इसके ऊपर टैक्स काटना ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा पोर्शन होना चाहिए
जिसके अंदर हर कंपनी अपनी प्राइवेट सेटिंग जो है ना वो खुद से कर सके। इसी तरह फर्ज करें एक कंपनी कहती है मैंने तो भाई इसके अंदर ₹5 के अंदर पोस्टिंग करनी है, एक कंपनी कहती है भाई मैंने डॉलर के अंदर करनी है, एक कहती है भाई मैंने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर जो है ना वो पोस्टिंग करनी है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा सेगमेंट होना चाहिए या कोई एक ऐसा पोर्शन होना चाहिए जिसके अंदर हर ऐसी कंपनी ऐसी सेटिंग करे जो दूसरी कंपनी ना देख सके और वो सिर्फ उसी के लिए ही विजिबल हो। तो इसलिए एसएपी ने हर जीएल के दो हिस्से बना दिए। एक हिस्से का नाम रख दिया चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट और एक हिस्से का नाम उसने रख दिया कंपनी कोड सेगमेंट। अब हम आते हैं कि जो हमने एक बात थोड़ी देर पहले की थी कि हमने कहा कि ये जो ग्रुप्स हम बनाते हैं ये जो है इसका ये फायदा है कि ये जो है एक तो ये इसके नंबर रेंजेस को कंट्रोल कर रहे हैं। एक हमने यहाँ पे लिखा कंट्रोल द फील्ड स्टेटस ऑफ द फी इन कंपनी कोड। यहाँ पे हम अब लिख देते हैं यहाँ पे लफ्ज पार्ट की जगह सेगमेंट कि ये जो ग्रुप है ये जैसे हमने फिक्स एसेट का एक ग्रुप बनाया एक एक्सपेंस का ग्रुप बनाया तो ये ग्रुप कौन से फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल करेगा? वो सारी की सारी फील्ड्स जो इस कंपनी कोड सेगमेंट के अंदर पड़ी हुई है वो कोई मेरे ख्याल से 15-20 फील्ड्स होंगी इनके स्टेटस को कंट्रोल करेगा। अब वो स्टेटस क्या है उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि वो फील्ड के स्टेटस क्या है, बल्कि हम इधर ही अभी डिस्कस कर लेते हैं कि एसएपी के अंदर जो फील्ड्स हैं वो किस किस्म की होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें तो ये देखें ये वाली जो फील्ड है इसके अंदर आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसको कहते हैं आप नाम भी लिखें। फर्ज करें मैं इसके अंदर नहीं भी लिखता, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से सेव का बटन दबाता हूँ तो इसने मुझे सेव करने दिया ना। वो क्या यू कैन नॉट चेंज द बैलेंस शीट कंट्रोल ओ सॉरी सीन्स अकाउंट। यहाँ पे क्या था पहले बैलेंस शीट था। एक कि इसको मैं चेंज मोड में लाता हूँ और ये देखें ये वाली फील्ड को मैं इसमें कुछ भी नहीं डालता और मैं सेव करता हूँ। नो चेंजेस ओके। अच्छा जी चलिए चेंजेस कर लेते हैं। अब ये फील्ड है ये वाली ट्रेडिंग पार्टनर ये इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ। अगर मैं डाल भी दूं यहाँ से F4 करके फर्ज करें इसके अंदर मैं जी ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ 10 नंबर, ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। तब भी इसने सेव कर लिया, इसने कोई मसला नहीं दिया। और अगर मैं चाहूँ तो ये मेरी फील्ड खाली भी अगर मैं रखूं तब भी ये मुझे कोई मसला नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि एसएपी के अंदर हमारे पास 4 किस्म की फील्ड्स होंगी 1 2 3 4। एक फील्ड का नाम आ गया उसका स्टेटस आ गया ऑप्शनल। डाटा डाल दें सो बिस्मिल्लाह, ना डालें तब भी कोई मसला नहीं है एसएपी को। वो कहता है जो मर्जी इस फील्ड के साथ करें, मैं आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहूंगा। अब इसी तरह अभी ये चेंज मोड में है ये सारा कुछ, लेकिन अगर मैं ये आखिरी वाली टैब में आऊं इंफॉर्मेशन में तो क्या मैं ये डेट वाली फील्ड चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। हालांकि ये चेंज मोड है इस वक्त होना तो ये चाहिए कि हर फील्ड को मैं चेंज करूं, लेकिन मैं इसको तो नहीं चेंज कर सकता। ये किसने क्रिएट किया हुआ है, किस डेट को क्रिएट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कुछ फील्ड ऐसी भी होंगी जो हमेशा डिस्प्ले मोड में रहेंगी। तो ये भी एक स्टेटस हो गया। अच्छा अब देखें अगर फर्ज कर लें कि ये एक फील्ड है और मैं यहां से इसको हटा दूं ये वाली और मैं इसको सेव करूं तो वो कहता है कि भाई मेक एन एंट्री इन फील्ड स्टेटस ग्रुप। वो कहता है कि ये जो फील्ड स्टेटस ग्रुप वाली फील्ड है ना इसके अंदर कुछ ना कुछ डालें, कुछ ना कुछ एंट्री डालें। ये वाली जो फील्ड है जिसके अंदर से मैंने अभी कुछ वैल्यू हटाई है G001 अभी मैंने इसके अंदर डाल दी और अब मैं अगर इसको सेव करता हूं तो इसका मतलब है तो ये मुझे अब सेव करने दे रहा है इसने। वो एक अलग से एक इशू है वो वार्निंग को छोड़ें उसको, लेकिन उसने डाटा सेव कर दी। इसका मतलब है कि कोई चीज जो है
वो एक फील्ड ऐसी भी होगी जो जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड। आमतौर पे वो आपने देखा होगा जब आप कोई फॉर्म शाम ऐसे वो इंटरनेट पे फिल करते हैं तो कुछ ऐसी फील्ड होती हैं जिनके साथ एक स्टेरिक लगा होता है रेड कलर का। उसका मतलब होता है कि भाई ये वाली फील्ड तो जरूर फिल करें, बाकी कोई करें या ना करें, तो उन फील्ड को हम कहते हैं रिक्वायर्ड। और अब देखें, मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पहला पेज है यहाँ पे, ये एक ट्रेडिंग पार्टनर की फील्ड जब जहाँ पे आप देख रहे हैं, तो अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट को अपना चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट बना दूं तो यहाँ एक और भी फील्ड आ जाएगी जो कि ग्रुप जीएल के नाम से होगी। इसका मतलब है कि वो फील्ड यहाँ पे हाइड हुई हुई है, छुपी हुई है, नजर नहीं आ रही, लेकिन है सही। वो हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या किसी भी तरीके से हम उसको ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, लेकिन वो हाइड है। तो इसका मतलब हो गया कि जो है हमारे पास चार जो है ना वो फील्ड के स्टेटस आ गए। एक हाइड, एक डिस्प्ले, एक रिक्वायर्ड और एक ऑप्शनल। अच्छा, अगर मैं इसके पहले पहले एब्रीविएशन लिख लूं, HDR और O, और अगर मैं इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके लिख लूं तो HDRO। अच्छा भाई, ये मेरा लिखने का क्या मकसद है? HDRO या हाइट डिस्प्ले, इसको मैंने ये लिख तो दिया, लेकिन साथ मैंने इसके एक नंबर भी डाले हैं, फर्स्ट, 1 2 3 और 4। ये मैंने इसलिए डाल दिए कि ये मैंने इनकी प्रायोरिटीज रखी हैं। ये अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, शायद आज के लेक्चर या कल के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हर फील्ड की जो प्रायोरिटी है वो क्या मकसद है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी एसएपी के अंदर उस फील्ड की होगी जिसका स्टेटस हाइड होगा। उसके बाद हाइड अगर नहीं मिल रही फील्ड का स्टेटस, तो फिर जिसका स्टेटस डिस्प्ले होगा उसकी ज्यादा सुनी जाएगी एसएपी के अंदर। और अगर ये दो भी ना हो तो जो फील्ड रिक्वायर्ड होगी उसकी बात सुनी जाएगी। और आखिर में ऑप्शनल। और अगर फर्ज करें एक ही फील्ड है और उसको आपने दो स्टेटस दे दिए हैं, भाई एक जगह से जाके आपने कहा भाई वो ऑप्शनल बन जा, और एक जगह से आपने कह दिया भाई ये डिस्प्ले बन जा, तो क्या होगा भाई? रिक्वायर प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले जो है वो सुपरसीड करेगी ऑप्शनल को। और इसका मतलब है कि आप डिस्प्ले को जो है ना वो सिस्टम खुद ब खुद उस फील्ड को डिस्प्ले मोड में कर देगा। और अगर आपने एक फील्ड को रिक्वायर्ड भी दिया हुआ है और ऑप्शनल भी दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड हो जाएगी, कंपलसरी हो जाएगी कि भाई डाटा डालें, वो ऑप्शनल वाला स्टेटस उसका खुद ब खुद जो है ना वो इनवैलिड या वो काम नहीं करेगा। तो ये मैं देखते हैं कि ये स्टेटस कैसे चेंज होते हैं। अब हमने ये देख लिया कि पहले हमने आज क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा इस चीज को जरा एक दफा फिर देख लें। हमने पहले चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हुए देखा कि उसके अंदर एक ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट की फील्ड, हमने उसको देखा कि वो किस मकसद के लिए, वो हमें पता चल गया कि ये कंसोलिडेशन के लिए आती है। फिर हमने देखा कि चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं। तो उनके जो फवायद हैं वो दो ही फायदे हैं, एक तो वो नंबर रेंज को कंट्रोल कर रहा है, वो भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे कंट्रोल करता है। और एक हमने ये देख लिया कि वो फील्ड के स्टेटस को भी कंट्रोल करता है, वो भी हमें अब थोड़ी सी बात समझ आ गई। बाकी हम वक्त के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि कैसे फील्ड के स्टेटस चेंज हो रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि ग्रुप्स बनाने के बाद हमने उसके अंदर जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट भी बनाए, जीएल्स भी बनाए। और इसके दौरान हमें पता चला कि हर जीएल के दो हिस्से होते हैं। एक उस जीएल का हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट, और एक होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कंपनी कोड सेगमेंट। कंपनी कोड सेगमेंट के अंदर हम वो वाली फील्ड होंगी जो इधर हम लिख देते हैं ईटीसी। ईटीसी का मतलब है कि बहुत ज्यादा और भी फील्ड हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना बस इतनी ही फील्ड है और इसके अंदर कोई फील्ड नहीं है। इसके शुरू में हम डाल देते हैं ये पोस्ट ऑफिस। अच्छा, तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा फील्ड है, इसकी दो टैब्स होती हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट की एक ही टैब होती है। तो अब और हमने ये देखा कि ये जो ग्रुप है जो चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट के अंदर जीएल के अंदर जो पड़ा हुआ है एक्सपेंस, ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि ये जो साथ वाला पोर्शन है कंपनी कोड सेगमेंट, इसके फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल भी कर रहा है। एक ही जीएल के अंदर जो हम ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं ग्रुप, इसका एक और काम जो है वो ये है कि ये साथ ही जीएल्स के कंपनी कोड के स्टेटस को भी कंट्रोल करेगा। अब हम आते हैं और अब हम एक जीएल को क्रिएट करते हैं। अच्छा, जीएल को क्रिएट करने से पहले हम एक और चीज के ऊपर भी जरा डिस्कस करते हैं।
आप दोनों इतना अरसा से अकाउंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको ये बेहतर पता होगा कि ये जो आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर कौन कौन से दो तरह के अकाउंट्स आते हैं? खालिद साहब आप बताएं, कौन कौन से दो टाइप्स के अकाउंट आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं और इसको एक्सपेंस एंड एंड रेवेन्यू रेवेन्यू भी करते हैं। अकाउंट भी कहते हैं। तो खालिद साहब बताएंगे इसके लेफ्ट साइड पे कौन से अकाउंट्स मैं लिखूं और राइट साइड पे कौन से लिखूं? चलिए शराज साहब आप बताएं, खालिद साहब आप म्यूट कर दें जी आप। सर एक साइड पे एक्सपेंस लिखते हैं और दूसरी साइड पे रेवेन्यू। ठीक है, एक साइड पे एक्सपेंस भी लिख सकते हैं और प्रॉफिट वाले भी लिख सकते हैं, और एक साइड पे लॉस रेवेन्यू वाले भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर फर्ज करें मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी और परचेजेस, फिर रेंट एंड सो ऑन, तो मुझे पता चलता है कि मैं सारे जब अपने एक्सपेंस को जमा कर लूंगा तो ये फर्ज करें ये 1000 बन जाता है अमाउंट। और इसी तरह जब मैं यहाँ पे रेवेन्यू में आता हूँ, तो यहाँ पे फर्ज करें मेरे ये सेल है, कमीशन है और अदर इनकम, और ये मैं सारी जब जमा करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जी ये जो मेरा है, ये मेरा जो है वो 1300 की अमाउंट बन गई। अब अब मैं क्या करूंगा? अब ये जो है, इससे मैं अपनी अकाउंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है ना वो कैलकुलेट करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस, एक मैं जीएल बना लेता हूँ, और इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं ये सारे जीएल जितने भी हैं, अगर मैं इन सारे जीएल्स के साथ माइनस के साइन डालूं, आमतौर पे आपको पता होगा कि रेवेन्यूज या क्रेडिट्स जो हैं, आमतौर पे जितनी भी आपकी इनकम होती है ना, वो सारी की सारी जीएल्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर वो क्रेडिट्स हो रही होती हैं। और जो सैलरी जो एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे जो होते हैं, जब नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, वो आपको पता होगा कि वो डेबिट्स हो रहे होते हैं। शराज साहब आपको तो पता ही होगा कि नहीं? जी सर। नॉर्मल जो हम कहते हैं कि हमारे जो अ, कितने हो गए हमारे जो जी टाइप्स हैं, वो एक एक्सपेंस, रेवेन्यू और एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे इनको अलग अलग करूं कि जी एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो मुझे पता है कि जब भी एक्सपेंस होगा तो वो जब डेबिट हो रहा होगा तो वो क्या होगा, प्लस। ठीक है, और जब भी आपका एक्सपेंस कम हो रहा हो या रिवर्स हो रहा हो, तो आपका एक्सपेंस क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। ठीक है, बल्कि ये हम एक्सपेंस नहीं, सॉरी, ये हम उल्टा लिख रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। अब सही है, जब भी आपका खर्चा या एक्सपेंस बढ़ता है या जब आप कोई नॉर्मल एक्सपेंस करते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट। और जब आपका एक्सपेंस कम हो जाए, मींस कि आपका एक्सपेंस का डॉक्यूमेंट रिवर्स करना भी एक्सपेंस को कम कर रहा है, डिक्रीज इन एक्सपेंस ही है, या वैसे ही आपका कोई किसी जगह से वैसे एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। सेम इसी तरह जब आपका रेवेन्यू, आपकी आमदनी बढ़ रही होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, और जब आपकी आमदनी कम हो रही होती है तो आप उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और एसेट और एक्सपेंस जो है ना, वो आप कह लें कि अकाउंटिंग के रूल ट्रीटमेंट के हिसाब से दोनों भाई हैं। यानी कि जब आपका एसेट बढ़ेगा आप उसको डेबिट करेंगे, और एसेट कम होगा आप उसको क्रेडिट करेंगे। और लाइबिलिटी आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू की जो है ना, वो आप कह लें कि वो जो है उसकी फैमिली में से है, कि ये जब आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं, और जब आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। ये तकरीबन आप कह लें कि 95% जो है ना, ये रूल अकाउंटिंग के इसी तरह ही चलते हैं। और यही आपकी ज्यादातर मेन चार ही बड़ी कैटेगरीज होती हैं।
इनसे ही आपने अपने सारे के सारे वो जो जैसे वो थी ना, अगर आपने वो कभी आपने बुक्स देखी हो, क्या नाम है इसकी, वो आईसीएमए में पढ़ाई जाती हैं, और गुप्ता और शुक्ला की, वो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, उनके अंदर भी जितने भी अकाउंटिंग रूल्स हैं वो सारे के सारे वो क्या हैं, इसी बात के ही जो है ना वो गिर्द घूमते हैं कि जब भी आपके एक्सपेंस जो हैं वो बढ़ेंगे डेबिट होंगे, और जब भी वो कम होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। और एसएपी के अंदर ये उन्होंने एक चीज बना दी कि एक्सपेंस जो है, सॉरी डेबिट जो है वो हमेशा जो है वो प्लस, प्लस नहीं बल्कि नो साइन, और क्रेडिट जो है एसएपी के अंदर जो है वो हमेशा विद माइनस साइन आएगा। क्रेडिट की अमाउंट, जब भी आप अमाउंट के साथ माइनस साइन देखें तो आप समझ जाएं कि ये क्रेडिट है, और जब भी उसके साथ आप प्लस, सॉरी कोई अमाउंट साइन ना देखें, साइन ना देखने से मुराद है कि माइनस का साइन ना देखें, तो ये नहीं है कि उसके साथ प्लस का साइन लगा होगा, इसका मतलब है कि वो प्लस ही है और वो डेबिट है। तो अगर मैं अपने सारे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी जीएल्स हैं, ठीक है, इनको मैं अगर इसमें डाल दूं एक जीएल के अंदर जिसका नाम है नेट प्रॉफिट या लॉस, फर्स्ट कर लेते हैं, मैं नेट प्रॉफिट और लॉस का एक जीएल में बनाता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो चले पी कर लेते हैं, P1000 है एक जीएल है। इसके अंदर मैं सारे जीएल लिखता जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे टोटल, चलें जी, सैलरी हो गया, परचेजेस हो गया, एंड सो ऑन, रेंट हो गया, मैं लिखता जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी ये मेरी होगी 200 की, ये 300 की, ये 200 की, ये जमा होगी, और इसके नीचे मेरे रेवेन्यू के आ जाते हैं, चले जी ये सेल है मेरी, ये कमीशन है, और ये अदर इनकम होगी, और इसके साथ जो है ना वो मैं माइनस का साइन डालता हूँ, सॉरी माइनस, माइनस फर्ज कर लें कि जी ये होगी मेरी 1000, ये -200 और -300, और अगर मैं इन सब को जमा करके इसके अंदर इस जीएल के अंदर ऐड कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरा जो जवाब आ रहा है वो -800 आ रहा है ये। और यहाँ पे मैं ये वाला जो जीएल है इधर लिख देते हैं कि जी P1000। इसका मतलब है कि अगर मैं इस जीएल को क्रिएट करूं, सैलरी को, परचेजेस का जब मैं जीएल बनाऊं, रेंट का बनाऊं, सेल का बनाऊं, कमीशन का बनाऊं, अदर इनकम का बनाऊं, या वो मेरे सारे के सारे जीएल्स जिनका तल्लक बैलेंस शीट या एसेट और लाइबिलिटी से नहीं है, वो मैं सारे के सारे जीएल्स को बनाऊं, और मैं इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के साथ जोड़ता जाऊं, तो ऑटोमेटिकली जब मैं सैलरी का एक्सपेंस डालूंगा, इसके ऊपर परचेजेस का डालूंगा, रेंट का डालूंगा, सेल का, कमीशन का, तो वो ना सिर्फ अमाउंट्स इसके अंदर भी सेव होंगी, बल्कि P1000 के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, और मैं किसी भी वक्त जो है P1000 के ऊपर रिपोर्ट चला के मैं देख सकता हूँ कि मैं ओवरऑल इस वक्त प्रॉफिट में जा रहा हूँ या लॉस में जा रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला जो जीएल है, नेट प्रॉफिट या लॉस, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ एक सादा जबान में, एसएपी कहता है कि इसका नाम है रिटेन अर्निंग अकाउंट। रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है वो एसएपी के अंदर एक बनाया जाता है, और जितने भी आपके जीएल्स हैं जो अदर देन बैलेंस शीट है, दो ही कैटेगरीज है ना हमारी, दो ही हमारे अकाउंट्स होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट होता है, कोई और इसके अलावा चीज नहीं बनती। तो जो भी जीएल्स हैं जो अदर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं, वो सारे के सारे एसएपी कहता है कि आप उसको रिटेन अर्निंग अकाउंट के साथ जोड़ें। जब आप उसको जोड़ देंगे तो आप
का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी भी वक्त और रैपिडली जो है ना वो अवेलेबल होगा और तैयार होगा। आपको कोई इसके ऊपर जो है ना वो परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आप जब भी P1000 के ऊपर रिपोर्ट चलाएंगे, आपका अकाउंट जो है ना उसी वक्त शो कर देगा कि इस वक्त नेट प्रॉफिट में आप जा रहे हैं या नेट लॉस में जा रहे हैं। अच्छा, ये तो चले पता चल गया कि जी एक एसएपी के अंदर एक टाइप होती है जीएल की, जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट। एक्चुअल वो क्या होता है, वो प्रॉफिट या लॉस होता है, या टोटल बैलेंस भी आप इसको कह सकते हैं। टोटल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जीएल्स। ये जो सारे जीएल्स का प्रॉफिट है वो सारे के सारे जो है ना वो इसके अंदर ऐड हो रहा है। अच्छा, एसएपी की एक रिक्वायरमेंट है चार्ट ऑफ अकाउंट जीएल्स क्रिएशन के हवाले से। वो कहते हैं कि जब भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेंगे और उसके बाद जीएल क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जी आप एक सैलरी का जीएल बनाएं पहले। भाई एसएपी का रूल है कि भाई अगर आप सैलरी का जीएल बनाते हैं तो आप कैसे इसको साइन करेंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट को, वो तो बना ही नहीं हुआ। आप परचेजेस बना रहे हैं और आपने उसको रिटेन अर्निंग अकाउंट असाइन करना कंपलसरी है और वो बनाया ही नहीं हुआ, तो फिर इसलिए एसएबी कहता है कि जब तक आप रिटेन अर्निंग अकाउंट नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप प्रॉफिट एंड लॉस का या अदर देन बैलेंस शीट का कोई भी जीएल नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि हमारा जो पहला जीएल बनेगा वो रिटेन अर्निंग अकाउंट होना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी दोनों? बीच में कट जाती है सर सर। नहीं आ रही है, कट अभी आ रही है आवाज आपको? शिराज साहब, आ रही है आपको आवाज मेरी? जी। एक मिनट। आवाज आ रही? ये क्या लिंक क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका? सर अभी तो ठीक चल रहा है। अच्छा, चलें, सही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे रिटेन अर्निंग अकाउंट के हवाले से। शराज साहब, आपको समझ आ रही बात की? जी सर आ रही है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि हम सबसे पहले एसएपी के अंदर रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाएंगे, यानी कि हम एक ऐसा अकाउंट बनाएंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फैमिली में से ना हो, बल्कि बैलेंस शीट की फैमिली में से हो। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो वो बनाने ही नहीं देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि कंपलसरी है कि उसको कोई रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है ना वो असाइन करना है, तो वो नहीं होगा तो वो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं सकते। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं हम इस बात के ऊपर कि रिटेन अर्निंग अकाउंट एसएपी के अंदर किस तरह से अकोमोडेट किया जाए। इस वक्त कोई जीएल हमारे पास नहीं बना हुआ, तो एसएपी कहता है कि भाई आप ऐसे करें, रिटेन अर्निंग अकाउंट नहीं बनता तो ना बने, कम अज कम आप उसका एक या दो अल्फा करेक्टर का या न्यूमेरिक करेक्टर का, अल्फा या न्यूमेरिक या मिक्स कोई सिंबल बना दें। मसलन दो कॉलम है, एक हो गया सिंबल और एक हो गया जीएल। तो आप जीएल्स के अंदर, जीएल तो बना ही नहीं हुआ इसलिए इसको तो ये तो रहेगा खाली। तो आप सिंबल के अंदर ही कम से कम कोई चलें जी ए बी लिख दें, कोई लिख देंगे, चलो जी ए एफ ही लिख दें, कुछ लिख दें, या चले सिर्फ ए ही लिख दें, लेकिन सिंबल तो बना दें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। जीएल जीएल जब भी बनेगा तो बन जाए। आप ऐसे करें कि ये जो सिंबल है यही असाइन करते रहें सबको। जब कभी आपका जीएल बन जाए आप यहाँ पे असाइन करें,
वो खुद ब खुद जो है ना, तो ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज पड़ी होंगी ना सिंबल्स की इन जीएल्स की सारी वो खुद ब खुद जो है ना, वो जब भी आप कभी रिटेन अर्निंग अकाउंट का जीएल बनाएंगे तो उसमें वो आपको ट्रांसफर कर देगा। अब आप फर्ज कर लें कि मैं ये नहीं बनाता और मैं यहाँ पे आके क्रिएट करता हूँ जीएल को। अब जीएल कहाँ से क्रिएट होगा? ये देखें, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर और अकाउंट, सॉरी, मास्टर डाटा, मास्टर रिकॉर्ड, जीएल, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग और इन चार्ट ऑफ अकाउंट। अब मैं यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट अपना ले, इसको मैं अब ये साइड पे ये नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे जो हायरार्की एरिया है, इसको मैं फिलहाल खत्म कर देता हूँ। ये खत्म करने के लिए सेटिंग में हायरार्की डिस्प्ले में, क्योंकि इसके बगैर वो होगा नहीं, डोंट डिस्प्ले। वो कह रहा है कि ये वाला जो अभी आपने काम किया है, ये अगली जो है ना, विल टेक अफेक्ट वंस द ट्रांजैक्शन इज रीस्टार्टेड। रीस्टार्ट कर लेते हैं जी ट्रांजैक्शन को, हम फिर दोबारा एग्जिट करते हैं और दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट, हमें पता है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है 1302 और यहाँ ये 1302 आ गया। यहाँ पे हम अपना पहला जो जीएलएन है एक्सपेंस का बनाते हैं E1000। ये लिख के तो हम यहाँ पे, ये क्रिएट का बटन है, ये चेंज का बटन है और ये जो है एनएक्सी है, ये डिस्प्ले का बटन है। तो हम ये क्रिएट दबाते हैं तो ये देखें ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नो P1302 PL, ये P इधर आ गया, ये L इधर आ गया, नो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट टाइप इज डिफाइंड इन द चार्ट ऑफ अकाउंट 1302। कह रहा है कि 1302 चार्ट ऑफ अकाउंट जो है, इसके अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई टाइप नहीं डिफाइन की गई। अगर आप इसको मजीद डिटेल से पढ़ना चाहें तो ये नीचे क्वेश्चन मार्क है, हेल्प है, इसको अगर आप दबाएंगे तो वो उसका जो मजीद कोई हेल्प शेप है तो वो भी आपको बता देगा कि ये कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, ये प्रोसीजर के अंदर यहाँ से भी आप जा सकते हैं। हम जाते हैं वहां पे और जाके ये एक बनाएंगे तो फिर जो है ना वो हमें यहाँ पे क्रिएट करने देगा। हम आ जाते हैं इधर, इससे निकलते हैं और ये देखें यहाँ पे हमने डिफाइन अकाउंट ग्रुप किया, इसके नीचे ही लिखा हुआ है डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट। अभी इस वक्त हमारा कोई जीएल नहीं बना हुआ, तो हम अब यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले वो पूछ रहा है भाई मुझे वो चार्ट ऑफ अकाउंट बताओ जिसके अंदर आप ये बनाना चाह रहे हैं। ओके, हम कहते हैं ओके 1302 है। तो ये देखें अब उसने वही वाले दो कॉलम दे दिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप और ये अकाउंट। तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, फर्ज करें कि जी मैं दे देता हूँ एफ। मेरे पास तो जीएल कोई अकाउंट नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, एंटर करूंगा। ये आपको नीचे येलो रंग में कहेगा इंटर अकाउंट, रेड में नहीं कह रहा। लेकिन दो तीन तरह के मैसेज एसएपी जो है ना वो उसके ऊपर ज्यादा बात करता है। कहता है कि अगर तो नीचे मैसेज आ जाए रेड कलर के अंदर तो इसका मतलब है कि वो एरर है, वो एरर हल किए बगैर आप उससे निकल नहीं सकते। अगर वो येलो कलर में हो तो इसका मतलब है कि वो वार्निंग है, दूसरी दफा इंटर का बटन दबाएंगे तो वो उसको बाईपास कर देगा, लेकिन एक दफा वो आपको कहेगा कि भाई ये वाली बात एक रहती है। और अगर वो ग्रीन कलर में देंगे तो वो इसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन मैसेज है। तो तीन तरह के हो गए, इंफॉर्मेशन मैसेज, वार्निंग मैसेज और एरर मैसेज। ये येलो है, ये वार्निंग है, तो इसको मैं अगर दोबारा क्लिक करूं, एंटर का बटन दबाऊं तो ये देखिए अब आप, इसने इसको ग्रे मोड में कर दिया यानी कि डिस्प्ले मोड में कर दिया और अकाउंट का कॉलम खाली रख दिया। इसका मतलब है कि जब भी कभी आप अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे। इसको मैंने सेव किया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे जीएल बनाने के लिए। तो ये देखें अब मैं जब क्रिएट का बटन दबाऊंगा तो अब ये देखें उसने स्क्रीन को ओके कर दिया। अब वो इसके ऊपर मुझे ये नहीं कह रहा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप जो है वो से नहीं बनी हुई। अब देखें सबसे पहले हमने बात की हुई है कि जब हम जीएल बना लेते हैं तो जो सबसे पहले वो दो हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो हमें उसका नाम, ग्रुप, जीएल अकाउंट टाइप, ये सारी चीजें जो है ना ये इसके बारे में वो हमसे क्वेश्चन करेगा। तो हम यहाँ से ले लेते हैं कि जी ये हमारा जो है नॉन ऑपरेटिंग
एक्सपेंस और इनकम, अभी हम इसको फिलहाल यही करेंगे, लेकिन बाद में हम इसको प्राइमरी कॉस्ट कर देते हैं। अकाउंट ग्रुप देखिए हमने कितने बनाए थे, 5। ये हमारे आगे एक्सपेंस, फिक्स एसेट, लाइबिलिटीज, नॉन फिक्स एसेट और रेवेन्यू। अब देखिए नंबर रेंज हमने क्यों डिफाइन की हुई, कि नंबर रेंज का एक फायदा ये है कि वो हमारे नंबर रेंज को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं यहाँ से कोई लाइबिलिटी का या कोई और लाइबिलिटी या कोई और ले लूं, ये देखें, तो वो मुझे क्या एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि अकाउंट ग्रुप एन फिक्स यानी कि नॉन फिक्स एसेट जो है, ओनली डिफाइंड फॉर अकाउंट फ्रॉम नंबर एन 1000 से लेकर एन 5999 तक। वो कहता है भाई ये वाला जो ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है इसकी नंबर रेंज तो एन 1000 से लेकर एन 5999 तक है, और ये देखें है भी रेड कलर में। इसका मतलब है कि ये एरर दे रहा है, और इस एरर को रिजॉल्व किए बगैर हम इस स्क्रीन से निकल नहीं सकते या डाटा सेव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमने गलत चूज किया हुआ। तो इसका एक फायदा हमें ये हो गया अकाउंट ग्रुप का, कि ये यहाँ पे हमारी नंबर को सही ग्रुपिंग में रखेगा। अगर मैं एक्सपेंस को ले लूँ तो ये देखें इसने ओके कर दिया, लेकिन जो ही मैं यहाँ से कोई और लेता हूँ तो वो देखें वो कह रहा है कि सॉरी भाई ये तो इसका नंबर रेंज ही हो रहा है। तो ये एक्सपेंस आ गया। अब देखिए वो कह रहा है कि डिटेल कंट्रोल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप भी बताएं, वो जो हमने अभी एफ डिफाइन की हुई थी ना, ये देखें एफ 1302 जो है। जी शराज साहब क्या बताएं, आपने हैंड रेज किया है। सर जिस तरह आप कह रहे थे कि नंबर रेंज हम सेम कर सकते हैं, हाँ तो उसमें तो फिर ये हमें एरर ना देता, फिर नहीं उसमें तो देगा, ये हमें जाने देता। फिर जाने उसमें देगा। हमें फिर नुकसान था ना, हमें हाँ पता ही नहीं चलता क्या क्या मसले आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो वो देखे ना, ग्रुपिंग का तो यही तो फायदा है कि आप हर एक को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन दें। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन ही नहीं देनी तो ग्रुप बनाने का फायदा ही कोई नहीं, पर बस आप एक ही ग्रुप बना लें फिर ऑल जीएल्स के नाम से। ग्रुप बनाने का ही तो देखे ना, यही तो फायदा है कि आप अलग अलग जी, आप मतलब है कि कर सकते हैं। यानी कि ये बनाना चाहिए। हाँ बेशक चाहिए, वो और हमें ऑप्शन देता है, लेकिन हम उसको अवॉइड करें और ग्रुप बनाएं। बनाएं बिल्कुल, और जितने ज्यादा बनाएंगे बात मैंने अक्सर ये देखे हैं कि वो एसएपी की कई कंपनियों लोगों ने बनाई हुई, उसके अंदर पता नहीं 10 10 15 15 ग्रुप बनाए हुए हैं। इक्विटी के अलग हैं, करंट लाइबिलिटीज के अलग हैं, फिक्स लाइबिलिटीज के अलग हैं, पता नहीं कितनी उन्होंने ग्रुप बना लिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। मेन तो 4 तो बनाने ही पड़ेंगे, उसके बाद आप जो भी बनाएंगे वो अपनी रिपोर्टिंग के लिए बनाएंगे, क्योंकि यही ग्रुप्स बाद में आपको अपनी वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ग्रुपिंग रिपोर्टिंग के लिए भी बनाने पड़ते हैं। उसी के अंदर ही एक चीज आ जाती है, ये ऊपर एक लंबा सा बटन आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। ये भी हम बनाएंगे अपनी मर्जी की जो है ना, उसके अंदर वो बनाएंगे कि हमारी चार्ट ऑफ वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस शक्ल में आनी चाहिए। पहले हेडिंग में क्या है, उससे नीचे जीएल्स कैसे हैं, उसके बाद मेन हेडिंग में क्या है, तो वो सारे आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन के अंदर बनाते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका हम नाम रख देते हैं सैलरी, क्या डबल क्लिक हो गया, सैलरीज। अब देखें यहाँ पे, अब आपको एक और फील्ड भी नजर आ रही होगी, ग्रुप अकाउंट नंबर, जो कि पहले एक अभी हमने किसी और कंपनी का डाटा देखा था, उसमें ये वाली फील्ड ग्रुप अकाउंट नंबर की नहीं आ रही थी। इसका मतलब है कि ये फील्ड हाइड हुई हुई थी उस वक्त। तो इस तरह आपको ये भी पता चल गया कि एक फील्ड हाइड भी हो सकती है अगर आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत हो तो आप उसको विजिबल भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए हम इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि क्या करता है। क्या ये सेव करने देगा? नहीं। वो कह रहा है भाई मेक एन एंट्री इन फील्ड ग्रुप अकाउंट नंबर, द डाटा कंटेन्स एरर यू कैन नॉट सेव। वो कह रहा है चूंकि आपका ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है 1302, ये एक चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट है, और इसका जो पेरेंट है वो 1800 है। इसका मतलब है कि इसका जो बेबी यानी कि इसका जो जीएल्स हैं
ये भी जो है ना वो भी किसी ना किसी के साथ एज अ चाइल्ड जीएल्स के तौर पे हमेशा रहेंगे। तो आपको इसका जरूर कोई ना कोई एक पेरेंट जीएल लाना पड़ेगा जो आपको उसको असाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें पहले जो हमारा जो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट है उसका एक या दो ग्रुप बनाएं, उसके अंदर एक जीएल बनाएं और वो जीएल जो है ना वो यहाँ पे हम आके असाइन करें और फिर जो है ना हम उसकी जो है ना वो ग्रुप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये एक मतलब है कि ये सिर्फ रिपोर्टिंग के वाले से, या आप जब आपके पास सिस्टम आ जाएगा तो आपको मैं आपको इसके क्रेडेंशियल भेजूंगा, आप उसके ऊपर लॉग इन करके आप कीजिएगा। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा जी, इसमें कोई मसला होगा तो फिर हम इसको करेंगे। अभी मैं ऐसे करता हूँ कि ये 1302 के अंदर जाके इसको एज अ सेपरेट कर देते हैं ताकि हम अपना काम जो है ना वो आगे से जारी रख सकें। एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट और पोजीशन 1302, और ये मैं यहाँ से जब मैं हटा दूंगा, सॉरी, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब ये जो 1302 है, अब ये किसी का पेरेंट तो हो सकता है, चाइल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है। अब मैं ये जीएल अगर मैं दोबारा क्रिएट करूं, इस स्क्रीन से निकलते हैं, नो, और दोबारा इन चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आते हैं, एफएसपीओ ट्रांजैक्शन कोड क्रिएट करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि नीचे वो वाली फील्ड हाइड हो गई है, बाय डिफॉल्ट हो गई, मतलब आपको जरूरत नहीं है उसको शो करने की, वो खुद ब खुद ही जो है ना वो हाइड हो जाएगी। एक्सपेंस, ये जो बाकी दो जो टैब्स हैं, कीवर्ड ट्रांसलेशन, ये फॉर इंफॉर्मेशन ही, आप यहाँ पे कोई ईएन ट्रांजैक्शन ले लें लैंग्वेज और कोई कीवर्ड लिख सकते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए, इस तरह के। और ये इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वाली टैब अभी ये बिल्कुल खाली है, एरिया ब्लैंक है, लेकिन ये आपका लॉग है। जो ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखें इसने बता दिया कि इस यूजर ने इस डेट पे इसको क्रिएट किया 29/5 को। और अगर मैं चेंज मोड में जाऊं और दोबारा इसको कोई चेंज करता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ भाई इसका नाम तो होना चाहिए सैलरी ऑफ स्टाफ, दोनों में कर देते हैं चले। बाद में फिर मुझे किसी दिन पता चला नहीं यार इसका नाम तो सैलरी ऑफ स्टाफ नहीं था, इसका नाम तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज होना चाहिए या सैलरी ऑफ ऑफिसर होना चाहिए। तो मैं फिर इसका नाम चेंज करता हूँ। और फिर आप किसी दिन कोई सोचते हैं कि यार इसका तो मैंने नाम फलां दिन चेंज किया था, ये किसने चेंज किया है, तो आप ये इंफॉर्मेशन वाली टैब में आए और ये चेंज डॉक्यूमेंट का ये लंबा सा बटन दबाएं। तो ये देखें यहाँ पे ये सारी, अभी ये ऊपर एक आ रहा है चेंज लेआउट का बटन, इसको आप दबाएंगे तो इसके लेफ्ट साइड पे वो सारी फील्ड होंगी जो आपको नजर आ रही हैं, राइट पे ये सारी होंगी जो नजर नहीं आ रही। तो मैं इसको लेफ्ट पे मूव करता हूँ, डिस्प्लेड का, ये देखें। अब आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा कि ये वाली न्यू वैल्यूज हैं, ये ओल्ड वैल्यूज हैं। पहले ये वैल्यू थी सैलरी ऑफ स्टाफ, फिर किसी ने ये कर दी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। पहले सिर्फ सैलरीज था, दो फील्ड है ना हमारी, एक ये शॉर्ट टेक्स्ट है ये वाली, और एक ये जो है ये लॉन्ग टेक्स्ट है। शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग, इसको इस पे शॉर्ट कर लेते हैं ताकि ठीक हो गया। जीएल अकाउंट लॉन्ग टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट। अच्छा, पहले सैलरी थी, फिर सैलरी ऑफ स्टाफ हो गया, फिर सैलरी ऑफ स्टाफ था, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ये वाला एक जीएल फील्ड। इसी तरह ये हो गया, कौन सा जीएल था, ये वाला जीएल था, चार्ट ऑफ अकाउंट ये था, टेबल ये था, और किस डेट को किया, किस टाइम पे किया, किस यूजर ने किया। तो आपके पास जो है ना, और उसका एक्चुअल यूजर नेम क्या था और क्या किया उसने, ये यहाँ पे क्या है, आई का मतलब उसने क्रिएट किया है, यहाँ पे उसने उसको अपडेट किया यानी कि चेंज किया है। तो पहली दो, इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी चेंज की, किस बंदे ने की, और ये क्रिएट हुआ, चेंज हुआ, किस डेट को हुआ, किस टाइम पे हुआ। ये जो चीज़ें हैं, ये डेट और टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सिस्टम खुद ब खुद जो है ना
ये लॉग सिस्टम डेटाबेस से देख के सर्वर से देख के तो पॉपुलेट कर रहा होता है कॉलम्स को। तो इस तरह हम, अच्छा अब आप देखें यहाँ पे, जहाँ ये जो हम इतना लंबा मेन्यू पाथ तय करके आए इधर इंडिविजुअल के अंदर जाके, तो हमने ये वाली ट्रांजैक्शन कोड यूज करना है FSP0 इन चार्ट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब है कि ये जो FSP0 है ये टी कोड है FSP0 चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट की। और अगर हम कंपनी कोड सेगमेंट बनाना चाहें उसका है FSS0। FSS0। लेकिन ये देखें, इसको मैं खोलता हूं तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें अलहदा से फील्ड टैब है, क्रिएट डाटा, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट की एक टैब है, और इसी तरह आगे एक इंफॉर्मेशन की टैब है। और अगर मैं ये सेंट्रली में आ जाऊं, इसमें आप देखेंगे कि इसमें वो तीनों टैब्स हैं, यानी कि पहली टैब जो चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट की वो भी पड़ी हुई है, और ये कंट्रोल डाटा, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, ये दोनों टैब जो कंपनी कोड सेगमेंट की वो भी हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं एक ही टी कोड से दोनों को क्रिएट करना चाहूं, यानी कि कंबाइंड टी कोड जो है, वो क्या है, FS00। तो इसका मतलब है कि FS00 जो है वो कंपनी कोड सेगमेंट और चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट ये दोनों को डील करता है, जबकि ये जो टी कोड है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये कंपनी कोड सेगमेंट का हिस्सा बनाएगा, और ये जो FSP0 है ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसका बनाएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट का हिस्सा बनाएगा। ये क्यों दिए गए, ये इसलिए दिए गए ट्रांजैक्शन कोड। वो SAP चाहता तो एक ही ट्रांजैक्शन कोड आपको दे देता। शिराज साहब बताएं। सर ये टी कोड मींस क्या है? ट्रांजैक्शन कोड जी जी, ट्रांजैक्शन कोड या ट्रांसपोर्ट कोड? नहीं, ट्रांजैक्शन कोड। ये देखें, ये लिखा हुआ ना FS00, ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप जी यहाँ पे ऊपर ही डाल लें, इधर ही। आपको इतना लंबा मेन्यू पाथ लिखने की जरूरत नहीं। जो ही FS00 लिखेंगे तो ये देखें, ये आपको उसी स्क्रीन में ले आएगा। आपको जरूरत ही नहीं है ये इतना ज्यादा लंबा पाथ करने की। इधर ये भूल भी सकते हैं ना इतना लंबा पाथ। आप जी जस्ट जी ऊपर इधर लिखें जी FS00, आप उधर आ गए। यानी कि ट्रांजैक्शन कोड का मतलब है कि वो एक चाबी है जिससे वो दरवाजा खुलता है। अब ये ठीक है। डिपेंड करता है कि आप वो किस लंबे रास्ते से वो चाबी लेके आते हैं। तो अगर मैं वो वाला लंबा मेन्यू पे आप जाऊं, अकाउंटिंग, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फिर उसके बाद ये जर्नल लेजर, और फिर उसके बाद ये मास्टर रिकॉर्ड, फिर GL अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, और ये देखें यहाँ पे इतना लंबा मेन्यू पाता है, FS00, FSP0, FSS0। ये जो ट्रांजैक्शन कोड हमें दिए गए, ये इसका क्या फायदा, ये नुकसान है कि दो क्यों दे दिए सेपरेट से, एक ही क्यों नहीं दिया गया। तो इसका ये है कि फर्ज कर लें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने ड्यूटीज को सेग्रीगेट किया हुआ है। वो SAP के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, SODs। SOD का मतलब सेग्री, आपने लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हुई हैं। एक बंदा है, उसकी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि वो GL बनाए चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट के अंदर, और एक बंदे की ये जिम्मेदारी है कि उन GLs को कंपनी कोड के अंदर कॉन्फ़िगर करे। वो बनाएगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगर करेगा कंपनी कोड्स के लिए। तो इसका मतलब है कि अब अगर एक बंदे को आप ये दे दें FS00, वो तो अपनी मर्जी से ही टैब्स को इस्तेमाल करता रहेगा और चलाता रहेगा दोनों काम। तो अगर आप ये वाला टी कोड यूज कर लेंगे तो इसके अंदर कोई कंपनी कोड सेगमेंट की चीज नहीं है। अगर आप FSS0 यूज करेंगे तो इसके अंदर कोई चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट की फील्ड नहीं है। तो ये आप रोल्स के थ्रू इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। SAP जो है वो रोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने यानी कि जोर रखा हुआ है कि वो ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट, ट्रांजैक्शन कोड और ऑथराइजेशन प्रोफाइल्स, इन सब के थ्रू जो है ना वो चीज़ों को बड़ा स्ट्रिक्ट मेंटेन करते हैं कि कोई भी बंदा दूसरे एरिया के जुरिस्डिक्शन में जा भी ना सके, देख भी ना सके, और ना ही उसके डाटा को किसी भी तरह से यानी कि एक्सेस कर सके। जो भी डाटा प्राइवेसी है या डाटा की इंटेग्रिटी है उसको SAP जो है ना वो हर तरह से मेंटेन करता है।
तो इसलिए उन्होंने हर चीज़ के अलग से ट्रांजैक्शन कोड बनाए हुए हैं, कंबाइन भी बनाए हुए हैं। जो सुपर यूज़र हैं, जो आपके कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने ख्याल रखा हुआ है, और जो आपके एंड यूज़र हैं, जो जिनके बारे में हमें डर है कि उनको काम की या ले चीज़ों की इतनी एक्सपर्टी नहीं है, तो उनके लिए भी अलग-अलग छोटे-छोटे पोर्शंस के टी कोड रखे हुए हैं, ताकि हम उनको सिर्फ वही हिस्सा दें जो उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ तक बताएं, कोई आपका क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो? ओके है सर। खालिद साहब आप बताएं, कोई समझ आ रही चीजें बेहतर हो रही हैं कि नहीं? जी जी ठीक है सर। सही। चलें फिर कल इंशाल्लाह यहाँ से ही आगे शुरू करेंगे। तो कोई और क्वेश्चन अगर है तो बताएं। सही, चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह कल फिर